गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? अच्छा देखिए, आज हमारे जो सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप वन का पेपर नंबर 4 टैक्सेशन है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा। यहां पर देखो, एज ए सब्जेक्ट तो हमने अपने टैक्सेशन वाले पेपर को लेना ही लेना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन क्या ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट है? आप अपने माइंड में एक चीज सोचकर देखो कि चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि जब आप सीए बन जाओगे, उसके बाद आपके पास जो भी पर्सन एडवाइस लेने आएगा, वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा या इस होप के साथ आएगा कि आप मुझे, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इनकम टैक्स के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है कि मेरे को कितना टैक्स लगेगा, मेरी ये इनकम है, तब तो आपने रिप्लाई करनी करनी है, क्योंकि आप एज ए प्रोफेशनल उसको एडवाइस दोगे। लेकिन क्या सीए बनने के बाद ही आपसे इनकम टैक्स के बारे में कोई एडवाइस लेने आएगा, या पहले भी आ सकता है? पहले मतलब अब के टाइम में, कि एज ए सीए स्टूडेंट आपको लगता है कि आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आपको किसी को कोई एडवाइस देनी पड़े? एक बार सोचो जरा, आप माइंड पे सोचकर चलो। मैं बताता हूं, बिल्कुल आपको अभी भी एडवाइस देनी पड़ सकती है। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम पर खुद ये चीजें फेस की हैं, या अभी भी स्टूडेंट्स ऐसी बातें डिस्कस करते हैं। क्या होता है, देखो, कई बार ना, जैसे जब आपके आसपास में, आपके रिलेटिव्स में, जहां जहां भी आपका सर्कल है, जिन जिन को पता है कि आप सीए कर रहे हो, जब आपसे उनकी मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं अगर उनके माइंड में इनकम टैक्स की अगर कोई बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी पर्सन ने, उसके पास घर पे ज्वेलरी पड़ी हुई थी, मान लो उसने बेच दी। अब उसके माइंड में ये है कि पता नहीं अब ये ज्वेलरी बेचने के बाद कोई टैक्स का चक्कर तो नहीं पड़ेगा, कि क्या इसके ऊपर कोई टैक्स भी लगता है? तो अगर आप उससे मिलोगे और उनको पता है कि आप सीए कर रहे हो, तो वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि पहले इनसे पूछ लें ये सीए कर रहे हैं, बाद में अगर ये यस बोलें कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो ठीक है, उसके बाद हम चाहे प्रॉपर किसी से एडवाइस ले लेंगे, लेकिन एक बार आइडिया तो हो। तो आपसे ऐसी इंक्वायरी करने की कोई भी कोशिश कर सकता है ना, आप जो आपके सर्कल में है। ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ज्वेलरी पड़ी हुई थी घर पे, बेची है, कोई रिक्वायरमेंट थी, किसी ने कोई मान लो अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, किसी को कोई रेंट आ रहा है, कोई सैलरी इनकम है ना। या कई बार कोई पूछ लेते कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, हमने बुक्स नहीं लगाई हुई, हम बुक्स नहीं मेंटेन कर रहे, क्या जरूरी है हम बुक्स लगाएं? तो ऐसे कई बार छोटी मोटी क्वेरीज जो हैं, इवन इनकम टैक्स रिटर्न्स से रिलेटेड, कि बताना इस बार रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, हमने सुना था शायद एक्सटेंड हो गई है। तो ऐसी चीजें नॉर्मली एज ए सीए स्टूडेंट से पूछ ली जाती हैं। तो वहां पर अगर हमें उसका आंसर करना ना आए, तो बड़ा एक ना ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है कि अच्छा यार, मेरे को ये आया ही नहीं। फिर बंदा सोचता है कि मैं अब ना, मतलब हर चीज में अपडेट रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। होता है ना ऐसे। तो इसलिए ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमने एज ए सिलेबस तो इसको परफेक्टली एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ तो सीखना ही सीखना है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि मैंने, जी मेरे जो पहले 3 चैप्टर्स थे, है ना, नॉर्मली जैसे हम करते हैं सिलेबस को लेकर के, पहले 3 चैप्टर्स थे वो मैं भूल गया हूं क्योंकि अभी आगे बढ़ गए हैं सिलेबस में। ऐसा नहीं। आपको जो चीज आपके हाथ से, आपकी आंखों के सामने से, आपके माइंड में होकर एक बार गुजर गई है, वो अब यहां पे परमानेंटली जगह बना लेनी चाहिए उस चीज को। तो इसलिए हमें रेगुलरली इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करते रहना है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, जितनी बार आप इसको गो थ्रू करते हो, जितनी बार समझते हो, उतना ही ज्यादा आपके माइंड में इस सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो क्लैरिटी अपनी करता रहता है। तो इसलिए ठीक है, हमने एज ए सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है इस चीज को, लेकिन एक प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज के लिए भी इस सब्जेक्ट की जो कह लो जानकारी है, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, अब फिर से बोलूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि एक होता है कि हम इस सब्जेक्ट को जब क्लास में समझेंगे, तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल क्या मतलब, कि प्रैक्टिकल दुनिया में चले जाएं, है ना, जहां पर आपको बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, ये सेक्शन कैसे आया, क्यों आया, क्या इसके पीछे वजह थी।
जब ये चीजें क्लास में होती हैं तो मैंने देखा है बच्चे को बहुत मजा आता है कि मेरे को बहुत डीप लेवल पे नॉलेज मिल रही है। लेकिन जब जब एग्जाम पास आने शुरू होते हैं उस वक्त पर बच्चा ये फील करता है कि जो 50% टाइम एक्स्ट्रा मैंने ऐसी चीजों पे लगा दिया कि ये चीज आई कहां से है, उसकी बजाय अभी जो मेरे पास बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस पेंडिंग है, मैंने आईसीआई का पास्ट डाटा नहीं देखा, मेरे पास तो स्टडी मटेरियल की एग्जांपल्स कुछ पेंडिंग है, मैं उन पर लगाता तो शायद आज मेरी इस सब्जेक्ट पर जो ग्रिप है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। आप समझ सकते हो। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में एक कॉम्बिनेशन दोनों चीजों का बनाना कि ये ना हो कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करके हम एक कह लो इंटरेस्टिंग, जरूरत से ज्यादा, एक होता है सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना, एक होता है जरूरत से ज्यादा डिस्कशन डाल देनी जो क्लास में तो अच्छी लगेगी लेकिन बाद में आपको लगेगा कि यहां पे हमारा टाइम सेव होना चाहिए था। तो हम सारी इन चीजों का ध्यान रखेंगे पूरी क्लास में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सिलेबस में क्या है, पेपर कितने मार्क्स का कैसे डिवाइडेड है और हमारे पास क्या एमसीक्यू आने हैं इस सब्जेक्ट में, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारा ये जो कह लो कि पेपर नंबर 4 टैक्सेशन का है, ये बेसिकली आपके दो पार्ट हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स, एक हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स, एक और हमारे पास आ जाएगा जीएसटी, ठीक है। दो पार्ट में हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। इनकम टैक्स जो है वो हमारे लिए 60 मार्क्स का पेपर में आता है, 60 मार्क्स, और जो जीएसटी है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये पेपर का सिस्टम है। और हां, जैसे कि हमारे पास आपको आइडिया है कि सीए इंटरमीडिएट में हमारे ग्रुप 1 में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है हमारा लॉ और एक है हमारा सब्जेक्ट टैक्स, ठीक है। मींस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी कंप्लीट, जिसको हम टैक्सेशन बोल रहे हैं पेपर नंबर 4, वो एमसीक्यू भी उस पेपर में पूछे जाने हैं। मींस हमारे पास जो हम 30% एरिया है वो हमें एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए हमारे पास आईसीआई की ही, आप आईसीआई की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि एक अलग से बुकलेट अवेलेबल है जिसमें काफी अच्छे लेवल पर एमसीक्यूज दिए गए हैं, केस स्टडी बेस्ड भी एमसीक्यूज दिए गए हैं जो आजकल पेपर में आ रहे हैं कि आपको पूरी सिचुएशन दी गई है, ठीक है। उस सिचुएशन को समझने के बाद अब नीचे एमसीक्यूज हैं, आप उनको सॉल्व करो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमें एमसीक्यूज को भी अच्छा फोकस में रख के चलना है हमें, ठीक है, कि उनकी भी प्रैक्टिस हम साथ साथ करते जाएंगे। हाँ, बाकी हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, इवन पास्ट डाटा जो है, पास्ट डाटा की भी मैं आपको थोड़ी सी बात कर देता हूं। नॉर्मली बच्चों को कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स में तो चेंजेस आ जाती हैं, हम पास्ट डाटा कैसे करेंगे, वो मैं सारा आपको साथ साथ क्लास में बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट एरियाज है वो क्लास में डिस्कस होते जाएंगे। सारा मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो गाइड करता जाऊंगा। तो आई थिंक अभी आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है ना हमारे सिलेबस के बारे में कि दो पार्ट्स में है, 60 और 40, 30% एरिया हमारा एमसीक्यूज में रहने वाला है। और एक चीज और, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी और इंटरेस्टिंग वे में इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, हमने इन दोनों चीजों को माइंड में रख के चलना है। तो आई थिंक एक जो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक डिस्कशन होती है वो हमारी कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट को, मिलते हैं क्लास में। चलिए हाँ जी, तो चलिए अब आपको जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दी है सब्जेक्ट के बारे में, है ना, कि हमने कैसे चलना है। अब मैं जो मेन स्टार्टिंग है हमारी क्लास की, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स और जीएसटी दो पार्ट है हमारे सिलेबस में, तो स्टार्टिंग हम करेंगे हमारे इनकम टैक्स वाले एरिया से। तो हमारे पास जो आईसीआई की तरफ से जो स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, आप देखना उसमें जो पहले 3 मॉड्यूल्स हैं वो हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, और 2 मॉड्यूल्स जो हैं हमारे, क्योंकि टोटल 5 आपके पास अवेलेबल होंगे, 2 मॉड्यूल्स हमारे जीएसटी से रिलेटेड है। तो हमारे पास इनकम टैक्स में जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग हमारा जो चैप्टर नंबर 1 आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स वाला है, आप अपने मॉड्यूल में उसको ओपन कर लो। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम अपने मॉड्यूल का एक एक एरिया, एक एक पॉइंट उसका कवर करेंगे,
ताकि बाद में आपके माइंड में 1% भी नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या बताया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, कई बार ओवरव्यू है ना, मैं आपको ओवरव्यू नहीं दूंगा, आप देखना क्लास में एक एक एरिया आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अच्छा चलो, अब आप अपने पास देखो, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है बच्चे के साथ कि आप अपना स्टडी मटेरियल अपने हाथ में ओपन करके रखो। चाहूं तो मैं बोलूं कि मैं आपके साथ स्टडी मटेरियल स्क्रीन पे खोल लेता हूं, नहीं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पे मॉड्यूल को खोल के रखूंगा तो आप देखोगे कि मैं कहां चल रहा हूं, क्या अंडरलाइन कर रहा हूं, है ना। अपनी बुक में तो करोगे ही नहीं। एक फेस टू फेस क्लास में क्या होता है, अगर टीचर कुछ समझा रहा है, बच्चे के हाथ में अपनी बुक है, बस अब यही मान के चलो, फिर आपको रियल में जो क्लास का मजा है वो आएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने चैप्टर 1 में बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाओ, और वहां पे जो हमारा सबसे पहला एरिया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमारा सबसे पहले एरिया आ रहा है इंट्रोडक्शन का, आप उसमें आ जाओ। इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स, है ना। टैक्स क्या होता है, अब देखो टैक्स क्या होता है, मींस गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को चलाने के लिए, है ना, देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कुछ ना कुछ सोर्सेज होंगे, वहां से आएगा। तो उसमें टैक्स भी एक ऐसा सोर्स है जो गवर्नमेंट के लिए पहले इनकम बनता है, फिर गवर्नमेंट उस पैसे को आगे सबके लिए खर्च करती है। यही चीज है ना टैक्स। बेसिकली गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट करती है, क्योंकि बहुत एरियाज में, अगर सिंपल बोलूं, एक एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट के पास पैसा चाहिए ना। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। और मीनिंग ऑफ टैक्स में क्या बताया हुआ है, देखो जरा अपने मॉड्यूल में, कि टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। के कॉस्ट ऑफ लिविंग है सोसाइटी में, टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट्स टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मींस पहले ये बता दिया गया कि टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, है ना, क्योंकि सोसाइटी में जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, सिस्टम्स को चलाना है, उसके लिए एक सोर्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए कि टैक्स लगाओ। अब टैक्स कैसे लगाया जाए, क्या सिर्फ इनकम पर ही टैक्स लगता है, जैसे हम, उन्होंने बोला आगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये फर्क क्या है, देखो है तो टैक्स ही है, गवर्नमेंट के पास तो इनकम जानी है जो आगे गवर्नमेंट फिर बाद में उसको खर्च करेगी लोगों के ऊपर। लेकिन क्या क्या रास्ते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेसिकली दो वे में टैक्स लोगों से लिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या, आप साथ साथ अपने मॉड्यूल में देख सकते हो कि मैं आपको इजी फॉर्म में सारा कुछ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि जब आप बाद में खुद सेल्फ स्टडी करोगे, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आप सोचोगे कि अब मेरे को इसका मतलब नहीं पता, मैं कैसे करूं, है ना। मेनली यही प्रॉब्लम होती है। तो हमने सारा मॉड्यूल कवर करना है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और wealth of a person, then it is a direct tax. The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else, that is the burden of direct tax cannot be shifted. For example, income tax. तो कहने की बात क्या हुई, देखो कि डायरेक्ट टैक्स, जिसमें एग्जांपल दी गई है इनकम टैक्स की, कि इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। क्यों, देखो जब एक पर्सन इनकम अर्न करता है तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये जो इनकम अर्न की है, तो हमारे रूल्स, हमारे लॉज, हमारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको उस इनकम का 10% टैक्स देना होगा। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं 10% की, कि मान लो 10% आपको टैक्स देना होगा। अब मान लो आपने इनकम अर्न की है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख का 10% अगर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो आपके पास बैलेंस अमाउंट रह गई है 9 लाख, है ना, क्योंकि 10% 1 लाख आपने गवर्नमेंट को दे दिया। क्या वो जो 1 लाख आपने गवर्नमेंट को दे दिया,
क्या वो आपकी पॉकेट से निकला? ऑब्वियस सी बात है, मैंने 10 लाख कमाए थे, उसमें से 1 लाख मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ा क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा रूल था। एक एग्जाम्पल अगर 10% वाली लेके चल रहे हैं, क्या वो 1 लाख जो आपने गवर्नमेंट को दिया, आप वो बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकते हो? कि वो पर्सन मुझे बोले कि जी ऐसा करो, आप मुझे वो पैसे दे दो टैक्स के, मैं क्यों दूं उसको? मैं अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दूंगा। हर पर्सन अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देगा। तो इसलिए इसका जो बर्डन है, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसी के ऊपर वो बर्डन पड़ेगा। ठीक है, उसको अपनी पॉकेट से जो वो अर्न कर रहा है, जितने भी परसेंट टैक्स का रेट है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये एक कैटेगरी में डायरेक्ट टैक्स में काउंट हो जाता है, कि आपकी इनकम के ऊपर डायरेक्टली जो टैक्स है वो आप अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, बाद में वो गवर्नमेंट टैक्सेस जब कलेक्ट करती है, फिर बाद में वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर सारा खर्चा करती है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट वहां पर उन पैसे से एक्सपेंस करती है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा और वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और वो बर्डन आपके ऊपर ही है, आप आगे किसी की और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा इसका जो पार्ट है, कैटेगरी आ जाती है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर सर्विसेज, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। के ऊपर हम पढ़ रहे थे कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। मान लो जैसे एग्जांपल थी इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स जो है एक तरीके से वो डायरेक्ट टैक्स है ना, आपकी इनकम के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, या वेल्थ के ऊपर आपको कोई टैक्स लगा दिया गया कि आप सीधा गवर्नमेंट को दो। लेकिन यहां पे क्या है कि जो गुड्स की प्राइस है या कोई सर्विस कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, वहां से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस जीएसटी, जिसको जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। या फिर कस्टम ड्यूटी। कस्टम के बारे में देखो आपका सीए इंटरमीडिएट में सिलेबस में पार्ट नहीं है, ये आप सीए फाइनल में जाके पढ़ोगे। हाँ, जीएसटी हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ये दोनों ही, चाहे जीएसटी बात की जाए चाहे कस्टम, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, द पर्सन पेइंग द टैक्स पासिस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन। अब बेसिकली यहां पे इंसिडेंस वर्ड यूज हो रहा है, मींस जो बर्डन है उस टैक्स का वो पर्सन दूसरे के ऊपर पास ऑन कर देता है। अब इसको मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। आप देखो कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया है, मान लो आप कोई गुड्स परचेज करने गए मार्केट में, है ना, कहीं मॉल में किसी शॉप में, तो आप देखते हो कि जो गुड्स की प्राइस है उसके साथ लिखा होता है कि इसके साथ इतने परसेंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 12, 18, ऐसे कुछ भी जो परसेंटेज हम अभी पढ़ेंगे जीएसटी में जाके क्या क्या परसेंटेज होती हैं। लेकिन एक सिंपल वे में अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको जो भी उस गुड्स को खरीदने के लिए, जहां मान लो आप कहीं से कोई सर्विस ले रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, तो वहां पे आपको सर्विस मिल रही है, लेकिन साथ में उस सर्विस की वैल्यू के ऊपर आपसे जीएसटी भी चार्ज किया जा रहा है कि अगर आप वो सर्विस के पैसे दोगे, सर्विस ले रहे हो, तो साथ में जीएसटी भी देना पड़ेगा। गुड्स खरीद रहे हो तो साथ में जीएसटी भी देना पड़ेगा उस सेलर को, आपको। ठीक है, मींस वो सेलर आपसे लेगा जीएसटी। अब गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है? मान लो एक पर्सन है जो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, गुड्स सेल करता है। अब जब वो गुड्स सेल करता है तो वो आपसे, मान लो आपको सेल कर रहा है, तो जब आपको गुड्स सेल करेगा, जब मान लो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो वो उस चीज के चार्जेस आपसे लेगा ना। अब गवर्नमेंट मान लो कह रही है कि जब आप गुड्स के, सर्विसेज के, जो भी आप बेच रहे हो, जब अपने कस्टमर्स से पैसे लोगे तो आप साथ में इतने परसेंट हमारे लिए भी ले लो। समझ रहे हो ना बात को? कि मान लो अगर वो पर्सन आपसे 50,000 ले रहा है, उसने आपको कोई गुड्स बेची हैं, तो गवर्नमेंट कहती है साथ में इतने परसेंट और ले लो। उसको नाम दे दिया गया जीएसटी, कि आप इतने परसेंट और ले लो, और आपका जो प्राइस है वो आप रख लेना,
आपने जो ये जीएसटी के नाम पर उस पर्सन से लिया है वो आप आगे हमें डिपॉजिट करवा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सेलर था, अब यहां पे अगर हम एक एग्जांपल बना रहे हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हो कि ये जो सेलर है ना, इसका जो कस्टमर है, सेलर ने जब कस्टमर से पैसे लिए तो इट मींस कस्टमर ने गुड्स की वैल्यू के साथ साथ उसको जीएसटी भी दिया, और जो जीएसटी वाला पार्ट था इसके पास, जो जीएसटी वाली वैल्यू आई, ये आगे इसने किसको दे देना है, गवर्नमेंट को, कि ये मैंने कलेक्ट कर लिया था कस्टमर से, ये मैं आपको डिपॉजिट करवा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, कि ठीक है सेलर से लिया गया जीएसटी, सेलर से लिया गया, क्या वो सेलर के ऊपर बर्डन है? नहीं, उसने अल्टीमेटली कस्टमर से कलेक्ट किया है। तो इसका मतलब बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर पड़ा है ना। इनकम टैक्स में बर्डन डायरेक्टली हमारी पॉकेट पे, अगर मैं बोलूं कि सेलर को जीएसटी अपनी पॉकेट से देना पड़े कहीं ना कहीं, है ना, तो इसका मतलब जो बर्डन है फिर तो वो सेलर के ऊपर पड़ा है, लेकिन यहां पे वो बर्डन आगे कस्टमर के ऊपर डाल रहा है कि मैं आपसे लूंगा और आगे गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। तो इसलिए यहां पर हमारे पास जो वर्डिंग चल रही थी, अब आप मॉड्यूल में देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कि इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन पेइंग द टैक्स पासिस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, के वो बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है। तो इसलिए ये हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस में कवर हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। चलो अब आपके पास आगे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ टैक्सेस को लेकर, के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ऐसा ही ना दोनों। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में देखोगे चार्ट में, एक लिखा हुआ है इनकम टैक्स, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमने पढ़ना ही है, और उसके साथ लिखा हुआ है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। देखो ये हमारे सिलेबस में हमने नई पार्ट है, नहीं कवर करना है। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि जैसे अगर आप इनकम टैक्स कीजिए, मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट खोली है आपके सामने, कि इनकम टैक्स india.gov.in, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट खोली है, ठीक है। यहां पे जब आप वेबसाइट खोलोगे इनकम टैक्स india.gov.in, तो यहां पे आपके पास ये देखो, ये एरिया आएगा इस पेज पे जहां पे लिखा हुआ है एक्ट्स, रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एक्ट्स में क्लिक करते हैं तो आप देखो आ रहा है इनकम टैक्स, ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जो अभी आगे जाके आपको थोड़ा आएगा, अच्छा कौन सा ईयर का एक्ट है। अच्छा, उसके अलावा ये देखो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, ठीक है। तो मींस अब मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, ये देखो आपको ये नजर आ रहा होगा ना, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में कवर करना है, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात की जाए तो एक हमारे पास आ गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मींस जीएसटी, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, और कस्टम्स ड्यूटी मैंने आपको बताया ये आप सीए फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है। मींस दोनों तरफ से, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, इनकम टैक्स हमने कवर करना है और जीएसटी हमने कवर करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स में अगर आपको कोई एग्जांपल देनी पड़ जाए, या इनडायरेक्ट टैक्स में आपको एग्जांपल देनी पड़ जाए, दो पॉइंट लिखने हैं, तो ये आप नोट अपने माइंड में रख सकते हो कि हाँ ये दो कैटेगरीज हमने वहां पे एग्जांपल में देनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट एरिया आ रहा है, क्योंकि देखो मेरा मकसद मेनली ये होता है कि एटलीस्ट आपके स्टडी मटेरियल में जो भी एरिया है, कहां पे क्या लिखा हुआ है, आपको वो बिना कुछ सोचे समझे सारा कवर करना है, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट के वाई आर टैक्सेस लेविड, है ना, कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। वैसे तो हमने जब स्टार्ट किया तो हमें ये आंसर ऊपर ही मिल गया था कि गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए, क्योंकि जहां भी कोई डेवलपमेंट होनी है, कोई एक्सपेंस गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी वो खर्चा करेगी, ठीक है। तो इसलिए रीजन फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, कि क्यों, क्या रीजन है टैक्स लगाए जाते हैं, इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए एक बेसिक सोर्स है रेवेन्यू का, क्या, टैक्सेस। रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक डिफेंस, के डिफेंस में गवर्नमेंट को, अब जैसे वॉर हो रही है कोई, या वैसे भी आप सोचो कि एज ए हमारी कंट्री के लिए
कितना जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना डिफेंस का, है ना। तो वहां पे वो एक्सपेंस कहां से होगा, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, पैसा कहां से आएगा, उसमें एक एरिया हमारे पास सोर्स है कि आप टैक्स लगाओ। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, जैसे हम कह देते हैं नॉर्मली इतनी क्लास तक एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए टोटली 100%, है ना, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हेल्थ केयर, फ्री में जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर सर्विसेज हैं, या मान लो कम प्राइस पर अगर हम प्राइवेट कोई सर्विस लें, उससे कहीं कम प्राइस पर हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज मिलती हैं, तो गवर्नमेंट के पास उसको सपोर्ट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, डैम्स, ये सब के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चाहिए, जिसके लिए एक सोर्स है कि टैक्सेस लगाओ। और टैक्सेस नॉर्मली हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म्स में होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में होते हैं। डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में हमने देख लिया, हमने जो अपने सिलेबस के व्यू पॉइंट से इनकम टैक्स के ऊपर फोकस करना है। इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में अगर बात की जाए तो हमने अपने सिलेबस के व्यू पॉइंट से मेनली फोकस करना है जीएसटी के ऊपर, क्योंकि जीएसटी में जैसे मैंने आपको बताया जो बर्डन है वो आगे कस्टमर के ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है जी, चलो अब टैक्स क्यों लगाया जाता है, कैसे कैसे होते हैं सिस्टम, ये आप सबको आई होप यहां तक जो हमारे मॉड्यूल का एरिया है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो मकसद फिर से बोलूंगा ये है कि जब आप दोबारा अपने मॉड्यूल को खोलो तो आपको पता हो कि हाँ यार ये क्लास में एक एक चीज डिस्कस हुई है और मैंने क्विकली गो थ्रू किया और मेरे को सारा पता है। ये नहीं है कि रिटेन करने बैठ जाओ, आप एक दो बार रीड करो, उसके बाद आपको लगे पूछो जो पूछना है, मेरे को सारा पता है। ठीक है, ये नहीं कि वही एज इट इज अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और उसमें आपने यही वर्डिंग लिखनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है दे सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है गवर्नमेंट टैक्स लेती है, क्यों लेती है, दो वे में टैक्स लगता है। अब नेक्स्ट आ रहा है पावर टू लेवी टैक्सेस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग एरिया है हमारे लिए। पावर टू लेवी टैक्सेस कि क्या जब गवर्नमेंट चाहे तब टैक्स ले ले, किसी भी फॉर्म में ले ले, क्या ऐसे होता है? क्या उसके लिए पहले गवर्नमेंट के पास कोई पावर होनी चाहिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? तो ये इस पैरा में आपको सारा अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर को आप जरूर अंडरलाइन कर लो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 265 है क्या कहता है, वो लेज डाउन दैट। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है, 265, वो क्या कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 है वो क्या कह रहा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, ना आपने लगाना है ना कलेक्ट करना है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि पहले लॉ में अथॉरिटी होनी चाहिए फिर आप टैक्स लगा सकते हो, अदरवाइज ना तो कोई टैक्स लगाना ना कलेक्ट करना, इस चीज के बारे में सोचो भी मत। ये कहां पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में। मींस पहले उसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा, आपके पास कानून होना चाहिए कि टैक्स लगाना है, ये लॉ है उसका, तो पहले लॉ बनाओ। अब ये बात आ जाएगी, अच्छा लॉ कौन बनाएगा, है ना, लॉ भी तो बनेगा फिर। कहते अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स ए लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले कहते कि गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, बिना लॉ को फ्रेम किए आप सीधा टैक्स लगा लो, आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 कहता है ठीक है आप टैक्स लगाओ, लेकिन पहले आपके पास उसके लिए कानून मींस लॉ होना चाहिए, फिर आप टैक्स लगाओ। ठीक है, अभी क्योंकि हमने पीछे पढ़ा डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, लेकिन कोई भी टैक्स लगाना है उसके लिए पहले लॉ होना चाहिए। बिना ऐसे आप सोचो अनाउंस कर दो जी हम कल से इतना टैक्स लेने लगे, ऐसे नहीं है, पहले उसके लिए लॉ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए पहले लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो पावर देता है
कि आप लगाओ टैक्स, कलेक्ट करो टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मतलब दोनों कैटेगरी के टैक्स आप लगा सकते हो। पावर किसको दे रहे हैं? टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि आप लगा सकते हो। ठीक है, आप टैक्स लगा सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि लॉ पहले बनाओ आप। द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, मींस पार्लियामेंट हमारे सेंटर में आ गया, स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गए, आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स enumerated in the 7th schedule by virtue of article 246 of the constitution of India। अब इतना देखो माइंड में हमारे आ चुका है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर दिया गवर्नमेंट को कि आप टैक्सेस लगाओ, कलेक्ट करो, लेकिन पहले लॉ बनाओ। अब ठीक है, नेक्स्ट पैरा में जो हम पढ़ रहे हैं, कहते हमें ये पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि आप डायरेक्ट टैक्स भी लगा सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा सकते हो, लेकिन पहले लॉ बनाना पड़ेगा। अब लॉ कौन बनाएगा? अब यही सेकंड पैरा जो हम पढ़ रहे हैं कि पावर जो है टैक्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, तो वहां पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनको पावर दी गई है, आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज, कि आप पहले लॉ बनाओ, ठीक है, फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लॉ बनाओ ऑन द मैटर्स, कौन से मैटर्स? एनुमरेटेड इन द 7th शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन से मैटर्स होंगे वो भी हमें बताए गए हैं। बात समझ रहे हो ना? आर्टिकल 265 कह रहा था कि तब तक टैक्स नहीं लगाना जब तक आपके पास लॉ नहीं है। तो अब ठीक है, टैक्स अब लगाने की तो अथॉरिटी है ना अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब लॉ बनाने के लिए कह रहे हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पहले लॉ बनाए। कौन से एरियाज, कौन से मैटर्स पर लॉ बनाया जाएगा? कहते आर एम्पावर टू मेक लॉज ऑन दी मैटर्स, कौन से मैटर्स? एनुमरेटेड इन द 7th शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे बता दिया गया कि ये मैटर्स हैं जहां पर आप पहले लॉ बनाओ, फिर आप टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, तो उसके बाद अब जो 7th शेड्यूल है वो क्या कह रहा है, क्योंकि हमें वो यहां पर ले आए हैं कि मैटर्स एनुमरेटेड इन दी 7th शेड्यूल। ठीक है, अब आगे आ गया कि जो 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 है, क्योंकि देखो ऊपर हमने पढ़ा आर्टिकल 265, ठीक है, अब आ गया आर्टिकल 246 कि उसका जो 7th शेड्यूल है वो क्या कह रहा है? कंटेन्स 3 लिस्ट विच एनुमरेट द मैटर्स अंडर विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस। तो कहते हैं यहां पे जो 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 का, उसके अंदर 3 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। कहां पर? आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल के थ्रू हमारे पास 3 लिस्ट है विच एनुमरेट द मैटर्स। ठीक है, 265 कहता था कि ठीक है आप लगा सकते हो टैक्स, लेकिन पहले आपके पास लॉ होना चाहिए। अब जो लॉ मेकर्स हैं वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। कौन मैटर्स कौन से हैं? वो इसके 246 के 7th शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और उसकी 3 लिस्टें आगे। ठीक है, तो कंटेन्स 3 लिस्ट विच एनुमरेट द मैटर्स अंडर विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस। देखो मेरे को पता है कि अगर ऐसी चीजें क्लास में डिस्कस ना की जाएं तो बच्चा इसको पढ़ेगा, लगेगा कि क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही, क्या बोरिंग लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये वर्डिंग भी चाहे सिंपल वर्ड्स में समझा के पूरी माइंड में क्लियर हो कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, है ना। नॉर्मली मैं बोलूँ इसको पढ़ लेना अपने आप, ये नहीं होगा। मैं क्लास में आपको एक एक चीज कवर करवाऊंगा, और ये चीज आपके माइंड में, देखो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे वो भी बात की बात है आज लेक्चर देखने के बाद, लेकिन पहले ये चीजें मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लो, और आई होप ये चीज आपको पूरी क्लियर होगी। 265 क्या रहा है, क्या कह रहा है? 246 का जो 7th शेड्यूल है हमारे पास वो क्या कह रहा है? अब उसमें जो 3 लिस्ट हैं वो क्या कह रही हैं? मैं एक बार दोबारा ये वर्डिंग बोल रहा हूं कि 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन्स 3 लिस्ट, किस पर्पस के लिए? मैटर्स के लिए। विच एनुमरेट द मैटर्स, ठीक है, अंडर विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द अथॉरिटी। क्योंकि लॉ कहता था ठीक है आप जो हमारा मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता था ठीक है लॉ बनाओ, पहले लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स। मैटर्स हम बता देते हैं,
तो गवर्नमेंट जब लॉ बन जाएगा फिर टैक्स कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो मैटर्स जो हैं तो उन्होंने यहां पे बोला हुआ है कि अंडर विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस। तो जिसमें लिस्ट में बताया गया है नंबर 1 है यूनियन लिस्ट। ठीक है, कि पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन यूनियन लिस्ट, कि जो हमारे पास यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो भी मैटर्स हैं, जो भी हमारे पास यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो मैटर्स हैं, उन मैटर्स के ऊपर जो लॉ बनेगा वो पावर किसके पास है? एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास। ऐसे हमारे पास एक स्टेट लिस्ट है। ठीक है, द लेजिस्लेचर्स ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन द स्टेट लिस्ट। ऐसे हमारे पास थर्ड आ गई कॉन्करेंट लिस्ट, के बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो आई होप पहले अभी हमें यहां तक आइडिया लग गया है ना सारा, कि 3 लिस्ट्स हैं 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, जो हमारा 246 आर्टिकल है, जिसमें यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, एक आगे कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें मैटर्स दिए हुए हैं। अब हम मैटर्स में नहीं जा रहे, ये ना सोच रहे हम मैटर्स भी जाओ, है ना, मैटर्स में बस ठीक है, उनमें जो मैटर्स दिए हुए हैं उनके मैटर्स के अकॉर्डिंगली यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उन मैटर्स के ऊपर कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। जो स्टेट लिस्ट में दिए हुए मैटर्स उनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर है। जब वो बन जाएगा लॉ तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टैक्स कलेक्ट करने में, लेवी करने में। ठीक है, आप लगाओ टैक्स कलेक्ट करो, फिर लॉ होना चाहिए। वो किसने बोला था? 265 ने कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब एक बॉक्स आ रहा है नीचे कि इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। हमने पीछे पढ़ा ना, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है इनकम टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली आपकी पॉकेट से लिया जाएगा। तो एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। अब देखो हमने ऊपर यूनियन लिस्ट पढ़ी है ना, 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंगली 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो यूनियन लिस्ट है ना, अब थोड़ा सा उसमें चले जाओ, एक पर्टिकुलर लिस्ट में आ गए हम, जो हमारी यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं बॉक्स में? एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, कि इस यूनियन लिस्ट की जो एंट्री 82 है, एंट्री 82 किसकी? यूनियन लिस्ट की। अब हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा, यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिवली पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ऐसे ही है ना, इट मींस के एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल। अब ये आपको पता है ना, जो हमारी 3 लिस्टें हैं वो कहां पे दी गई हैं? जो हमारा 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 का हमने ऊपर पढ़ा। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा अब तो, है ना, जितना इन डेप्थ हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जो 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंगली, उसका जो फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट है ना, उसकी एंट्री नंबर 82, that is list 1 in the 7th schedule to article 246 of the constitution of India has given the power to the parliament। वो तो ऑब्वियस ही बात है अब, क्योंकि यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उनके ऊपर जो भी लॉ बनेगा वो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो यहां पे बात ही उसकी हो रही है। तो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगा? टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम, कि इनकम के ऊपर जो टैक्स लगना है उसके लिए जो लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, अब यहां पे एक वर्डिंग दी हुई है, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो और इंपॉर्टेंट लिख लो, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है साथ में कि जो हमारे पास एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, मींस हमारी जो लिस्ट नंबर 1 है इन द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने पावर दे दी है, हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम। पर किस चीज के ऊपर पावर नहीं दी गई है? मतलब इसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते, उसको एक्सक्लूड किया गया है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, कि जो एग्रीकल्चरल, जिसको हम खेती बाड़ी बोल देते हैं ना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़कर अदर देन, तो बाकी जो है आप इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगा सकते हो। तो एक बार शॉर्ट में अगर बात की जाए
जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 था, वो कहता था ठीक है आप लगा सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास लॉ होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास अगर लॉ होना चाहिए तो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, जहां स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, लेकिन वो कौन से एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर वो लॉ बना सकते हैं? तो वो हमें फिर बताया गया था कि 7th शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको मैटर्स बताता है। तो उसकी आगे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आगे फिर बताया गया जो यूनियन लिस्ट है उसकी एंट्री 82 जो है, एंट्री 82 वो कहती है कि ठीक है आप बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली आप पार्लियामेंट के पास पावर है, आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हो अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो आई होप यहां तक आपको इतना एरिया परफेक्टली क्लियर हो गया है मेरे साथ। अगर आप चाहते हो कि एक बार क्विकली सेल्फ स्टडी भी कर लें तो भी आपकी चॉइस है, आप वीडियो को रोक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार जितना आज हमने कवर करना है वो कर लें, उसके बाद हम जरा इसको सेल्फ स्टडी करते हैं, तो भी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं क्लास में।